नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भदौरिया समर्पण ग्रुप की ओर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने जैसा देखा कि हमारे इस कॉन्सेप्ट का बेस है अनुभवों से सीखें। अनुभव बहुत बड़ी चीज होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों के साथ निरंतर मिल रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामकिशोर चौरे जी, जो रिटायर्ड डीएफओ हैं, और मैं आप सभी की ओर से रामकिशोर चौरे जी का स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आज हम यहाँ पर जो हमारा ये संदर्भ है, जो एपिसोड हमारे चलते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है अनुभवों से सीखें सफलता के गुण। इसी कड़ी में आज हम वन्य जीव संरक्षण में नागरिकों और छात्रों की भूमिका पर चर्चा करने वाले। इस चर्चा के मूल वक्ता हैं रामकिशोर चौरे जी, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले रामकिशोर चौरे जी से पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी फील्ड हैं लाइफ में, लोगों को कैरियर के लिए बहुत सारी फील्ड होती हैं। कोई बैंक में जाना पसंद करता है, कोई रेलवे में जाना पसंद करता है। क्योंकि जिस समय मेरे हिसाब से आपका दौर रहा होगा, उस समय रेलवे सबसे चरम पर रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी फॉरेस्ट की फील्ड को ही क्यों पसंद किया? जी सर। मैं कि जंगल के किनारे गांव का निवासी, अथरोटा का, वहाँ जंगल लगा हुआ है और बड़ा अच्छा, चूंकि हम लोग देखते थे, वहाँ जाते थे, बड़ा हरा भरा लगता था। और पिताजी हमारे चूंकि कृषक रहे हैं, तो कृषक होने के नाते जंगलों में जलाऊ लेने जाते थे, बांस लेने जाते थे बैलगाड़ी उस जमाने में। तो उनने अपनी एक पीड़ा बताए थे। वो पीड़ा ये बताए थे कि ये वन विभाग वाले चेकिंग में तंग करते हैं। तो तभी से मेरे दिमाग में रहा है कि तो वनों में हरियाली अच्छी हो, और ये जो किसानों को तंग करते हैं कर्मचारी, तो उनको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ऐसा मैंने संकल्प लेके वन विभाग। मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं लोगों की जो ग्रामीण कृषक हैं, छोटे किसान हैं, उनकी समस्याओं ने आपको ज्यादा प्रभावित किया। बिल्कुल। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वन विभाग में बच्चा जॉब करना चाहता है, पेरेंट्स का भी बहुत सारी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा भी वन विभाग की ओर जाए और वन विभाग में जॉब करे। लेकिन कहीं ना कहीं, भले ही आज कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, कंप्यूटर का युग है, लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी विद्यार्थी जानकारी में पीछे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्या ये कुछ हद तक सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। लोगों को जानकारी का अभाव है। ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि विभिन्न पद होते हैं वन विभाग में। उन विभिन्न पदों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी रहते हैं। वो यदि जानकारी उनको हो, और मैं तो सामान्यतः बच्चों को जानकारी देते रहता हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा इसी कार्यक्रम में कि जब भी हम लोगों का एक अनुभूति कार्यक्रम होता है, वन विभाग एक अनुभूति कार्यक्रम कराता है 16 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। तो वो स्कूली बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों को जंगल ले जाते हैं, और वहां पर हम उनको वनों का भ्रमण कराते हैं, जंगल से अवगत कराते हैं, पर्यावरण से अवगत कराते हैं, वनों के लाभ से अवगत करा के जो विभिन्न पद हैं, विभिन्न पदों की जानकारियां देते हैं। उन पदों पर उनको कैसे जाना, कैसे भर्ती होना, प्रक्रिया क्या है, वो भी समझाई। अच्छा सर, जब आप जिस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन किए थे, तो उस ज्वाइनिंग के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या समस्याएं आई थी, क्या चुनौतियां आई थी आपके सामने? थोड़ा इसकी ओर प्रकाश डालें। ज्वाइन करने में तो कोई समस्या नहीं आई, चूंकि अब मैं जबलपुर जैसे कॉलेज में पढ़ा था और हॉस्टल में रहा था। हॉस्टल रहने से बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वहाँ का जो कॉन्फिडेंस था हमारा हॉस्टल का, उसको हमको लाभ मिला कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा लाभ मिला। और जहाँ तक पैदल चाल होती है, उसमें 24 किलोमीटर 4 घंटे में, उसमें भी कई बच्चे कर नहीं पाते उसको। परंतु चूंकि हम किसान के बेटे हैं, तो मजबूत शुरू से रहे, उसका भी लाभ मिला। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, एक कोई आप यदि खाद्य श्रृंखला जो है, जिसको अपन चेन बोलते हैं, फूड चेन, यदि साइकिल से अपन स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, चेन का एक कली टूट जाए, साइकिल कैसे चले? वो चेन बरकरार रहना बहुत जरूरी है। यदि अपन समझ लें कि हमारे पृथ्वी से शेर खत्म हो जाए,
तो उसका दुष्परिणाम होगा। क्या होगा? शाकाहारी वन प्राणी बहुत बढ़ जाएंगे। शाकाहारी वन प्राणी जब बहुत बढ़ जाएंगे, वो जंगल में चरेंगे। इसके बाद में जब वहां पे बढ़ेंगे वो, तो हमारे फसलों में को भी चरेंगे, वो हमारे खेतों में आएंगे, तो वो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वन्य प्राणियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। खाद्य श्रृंखला को हमको मेंटेन करना होगा। सर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि वन्यजीव संरक्षण में, ये तो आपने जो बात की कि वन्यजीव संरक्षण क्या है ये पूरी चीजें बताई, लेकिन जो फॉरेस्ट विभाग है वो निरंतर इसके लिए काम कर रहा है, जैसा कि सारे अधिकारी कर्मचारी निरंतर वन्यजीव संरक्षण में काम कर रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन आम नागरिक वन्यजीव संरक्षण में अपनी भूमिका किस प्रकार दे सकता है? देखिए क्या होता है कि अपने गांव लगे हुए हैं, जिन लोगों के गांव लगे हैं, उनकी फसलें वहां पर हैं, तो वो उनको अपन समझाइश देते रहते हैं कि देखिए, जो जैसे खाद्य श्रृंखला की बात किया ना मैंने, जी कि खाद्य श्रृंखला मेंटेन रखेंगे ठीक है, यदि मेंटेन नहीं रखेंगे, वन प्राणियों को अपन नहीं बचाएंगे, बिल्कुल। तो ये पूरा फूड चेन अपना जो है वो टूट जाएगी। उससे हम जीत पाएंगे, हमको खाद्यान्न नहीं मिलेगा। हमको जो झाड़ पेड़ है वो वन प्राणी ज्यादा बढ़ जाएंगे शाकाहारी, तो हम शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी फिर हमें, जब झाड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है वन, तो उसके लिए उसका मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो वो गांव वाले बहुत मानते हैं और वो भी वन प्राणियों संरक्षण में बहुत अच्छा सहयोग। सर मेरा एक प्रश्न और है, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार वन्यजीव संरक्षण में अपनी भूमिका दे सकती है, किस प्रकार सहयोग कर सकती है ताकि वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके? मध्य प्रदेश शासन का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूली बच्चे और विशेषकर सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनको 16 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ले जाते हैं, जंगलों का सैर कराते हैं। सुबह उनको ले जाते, पहले से ही व्यवस्था हो जाती है, वहाँ के प्राचार्य से, शिक्षकों से पहले चर्चा हो जाती है, और उनको बसों की व्यवस्था करता है वन विभाग। बस की व्यवस्था करके उनको सुबह ले जाते हैं, सुबह सुबह 7 साढ़े 7 वहां जंगल ले गए, वहां बढ़िया उनको नाश्ता कराएंगे और वनों का पैदल भ्रमण कराते हैं, दिखाते हैं। और उसमें हम जैसे जो अनुभवी लोग रहते हैं, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, एनजीओ हैं, वो लोग उनको प्रेरणा देते हैं, समझाइश देते हैं कि वन क्या है, पर्यावरण क्या है, वन के क्या लाभ है, वन खत्म हो जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वन्य प्राणी क्या है, ये पूरा खुश होते हैं। जैसे इटारसी में वन परिक्षेत्र अधिकारी है, रेंज अफसर, होशंगाबाद में वन मंडलाधिकारी हैं, उपमंडलाधिकारी हैं, वहां संपर्क करके और उनसे वहां पे बता दें कि हमारे इतने बच्चे जाने को इच्छुक हैं, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, तो बिल्कुल संविधान अनुसार वहां पे फिर बच्चों को वनों को ले जाएगा। मतलब वो कैंप कितने दिन का होता है? और वह सुबह से शाम तक, उस पर रुकवाना नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं 6वीं से 12वीं तक, सुबह ले जाते, पहले से तैयारी हो जाती है, वहाँ भोजन व्यवस्था वगैरह सब करवा देते हैं, नाश्ते की व्यवस्था सुबह बिल्कुल। बच्चे 5 साढ़े 5 बजे घर से निकलते हैं, क्योंकि दूर भी जाना होता है, 50-60 किलोमीटर जाना होता है, तो बच्चों के दिन पहले बता दिया जाता है, वो सब तैयार रहते हैं, और वो बच्चे बिल्कुल 5 साढ़े 5 बजे घर से निकले, अपने स्कूल में इकट्ठे हुए, वहां से जाके फिर दिन भर का प्रोग्राम है। सुबह 7 बजे जंगल पहुंच गए और शाम को बच्चों को 4:30-5 बजे वहां से फ्री कर देते हैं। इसमें बच्चे शाम को अंधेरे के पहले अपने घर बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे नहीं लगता कि अभी अपने शहर के प्राइवेट स्कूलों को इस विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है थोड़ा कि एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस होता है, एक्टिविटी की तरफ फोकस होता है, लेकिन वहाँ एक्टिविटी जो 4 दीवारी के अंदर है वही एक्टिविटी को फोकस करते हैं, स्कूल के बाहर की एक्टिविटी फोकस कम करते हैं। लेकिन जैसे एनसीसी में बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है कि अगर एक बार बच्चे को जंगल की तरफ ले जाया जाए तो बच्चा प्रकृति से भी जुड़ेगा और वन्य जीवों से भी जुड़ेगा, उनको देखेगा, महसूस करेगा, उनके बारे में समझेगा, और निश्चित ही आज जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ गाय की स्थिति बहुत दयनीय। आज की घटना है, मैंने देखा कि एक गाय बहुत बीमार थी लेकिन नहीं था। हाँ, कुछ लोग आए, उन्होंने उसको उपचार किया। तो आज ये स्थिति जो पन्नियां फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि हम उनको जीवों के संरक्षण के लिए इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तो प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वो चूंकि हमारे भविष्य के नागरिक होते हैं बच्चे, जब उनको जंगल ले जाते हैं अपन, तो उनको सब चीज बताई जाती है। ये देखो पौधा, छोटा पौधा, मध्यम पौधा, बड़ा पौधा, इनके क्या उपयोग हैं, सब में पहले उनको ये बताते हैं अपन कि देखिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलती है,
ये वृक्ष वृक्ष हमको क्या क्या दे रहा है। तो वो जब वो एक आध बच्चा को एक चीज बताता है, हवा दे रहा है, दूसरा बच्चा बोलेगा ऑक्सीजन देता है, तीसरा बच्चा बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, चौथा बोलेगा छाया, पांचवा फल। ऐसा जब उनसे पूछते बच्चों से, उनसे बोलते बेटा इसको नोट करते जाना, तो एक वृक्ष 25-27 चीजें देता, वो कोई नहीं सोच सकता है। वो एक बच्चे को भी नहीं मालूम होता और अपन नहीं सोच सकते कि 25-27 चीजें एक वृक्ष देता है। और पर्यावरण और वर्षा, सबसे बड़ी बात बच्चे खुद बोलते हैं वनों से वर्षा, काफी चीजें सामने आती है और उनका बिल्कुल आंखें खुल जाती है। तो वन इतनी चीजें देती है तो बड़ा अच्छा लगता है उनको भी। अच्छा, पर उनसे यही बोला जाता है बच्चों से, बेटा आप लोग यहाँ जो सीख के जा रहे हैं अपने माता पिता को बताइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, जिससे कि प्रचार प्रसार हो इन चीजों का, उनको भी अच्छा लगे और जुड़ाव हो। वो बच्चे तो बिल्कुल जुड़ जाते हैं जो हम लोगों के साथ जंगल जाते हैं। और पूरे प्रदेश के बच्चे जो 2.5-3 लाख बच्चे हैं, हर साल अलग अलग बच्चे आते हैं। इस साल 2.5-3 लाख बच्चे आए, अगले साल दूसरे बच्चे आएंगे, तो इस टाइप के आते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा जुड़ाव होता है। सर बहुत अच्छी चीज कि आपने एक बात कही कि बच्चों को ये बताते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते, तो वहीं पर एक छोटी सी चीज में आपको इस संदर्भ में अगर आप और प्रकाश डालेंगे बच्चों के लिए कि तुलसी का पौधा हम घर में क्यों लगाते हैं, हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, हम आंवले की पूजा क्यों करते हैं, अगर इस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो। देखिए, धार्मिक जुड़ाव होने के पूरे परिवार में बच्चों में चूंकि शुरू से मानसिकता बन जाए कि हम धार्मिक, वृक्ष धार्मिक है। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि हम जब सर्विस में भी थे तो किसी से भाई भी बोलते थे कि आदिवासी भाई से बोला भाई ये पीपल का झाड़ बहुत जगह घेर रहा है, इसको अपन मार कर देते, मार मतलब काटने के लिए कर देते। बोले नहीं साहब जी, बोले इसको नहीं काटेंगे। बोले अपन क्यों, वृक्ष तो धर्म के नाम से जुड़ाव रहता है और वो इतनी छाया देता है। पीपल के वृक्ष में देखिए ना, पीपल बढ़ के झाड़ में इतने हजारों पक्षी बैठे रहते, उसके फल खाते हैं। तुलसी का वृक्ष वो केवल धार्मिक हमारी भावनाएं हैं जिससे कि हम पौधों को सुरक्षित करें, चाहे वो तुलसी हो, आम के झाड़ चूंकि फल का रूप है, पीपल का झाड़ धार्मिक स्वरूप है, बड़ का झाड़ धार्मिक स्वरूप है। इसी बहाने बच्चे सीखते हैं कि हमारा ये धार्मिक जुड़ाव इनसे है, पौधों से। वो तो बात की बात है कि फिर वो ऑक्सीजन भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखता है, परंतु धार्मिक जुड़ाव होने से बच्चों को वनों के वृक्षों के संरक्षण के लिए और वनों के संरक्षण के प्रति जुड़ाव होता है। देखिए तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं, पीपल का पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है, वट वृक्ष के आसपास कभी सूखा नहीं पड़ सकता क्योंकि उसकी गहराई में होती है, आसपास कभी सूखा नहीं हो सकता। आंवले एक औषधीय पौधा है। तो निश्चित है आज हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, वन संरक्षण क्यों जरूरी है, वन जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो वही अगर वन है, अगर वन नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं। ऑक्सीजन हमारा मूल आधार है और इन्हीं सारी बातों को आज लेकर हम चर्चा कर रहे थे। वहीं पर एक छोटी बात और निकल कर आती है कि वन्य जीवों में जैसे आज हम गौरैया दिवस मना रहे थे, अभी भारत में गौरैया दिवस मनाया गया, गौरैया के विषय में आप क्या? देखिए, बचपन से अपन देखते आ रहे हैं कि अपने घरों के आसपास गौरैया रहा करती थी, घोंसले बनाती थी, उसको कभी भगाते नहीं थे। हमने देखा, अपने जो माँ बाप हैं वो कहीं भी घर में, चूंकि उस जमाने में खपरे के मकान हुआ करते थे, स्लैब वाले मकान थे नहीं। जब से स्लैब वाले मकान हो गए हैं, उनको घर बनाने में, घोंसले बनाने में दिक्कत शुरू हो गई है। नहीं, खपरे के मकानों में लकड़ी जो लगी रहती थी, उसके बीच में वो गौरैया घोंसले बनाती थी, झाड़ पेड़ों बनाती थी। और हमको याद है हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा देखो वो गौरैया जो है ना, उसके माँ बाप ने उसके लिए अनाज संगठित नहीं किया है, तो जो समा वगैरह रहता था, सुबह उठ के हमारे पिताजी छिड़का करते थे, डाला करते थे। उनके पूछते क्यों बताइए, बोले ये इनका खाना कौन देगा, हम नहीं देंगे। तो वो बिल्कुल 20-25-50 गौरैया वहां पे दौड़ के आती थी, उड़ के आती थी और वो अनाज खाती थी। उन्हीं के पचनों पे आज हम भी चल रहे हैं। और मैंने भी अपने घर में 10 कप रखे हुए हैं पानी के पीने के लिए, बरसात छोड़ के, बरसात में मिल जाता है। और मैंने एक डिब्बे में, छोटे डिब्बे में, मैं चावल तो नहीं, चावल वो खा नहीं पाती हैं, कनकी चावल के टुकड़े रहते हैं, वो रखता हूँ और रोज एक मुट्ठी कनकी में वहां पे डाल देता हूँ। वो बढ़िया आसपास से 20-25 गौरैया आती हैं और खड़कोल आती हैं, कबूतर आते हैं,
वो वहां पे उनको बढ़िया जाने सूखते हैं, बड़े मन को आत्मिक शांति मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो अपने घर में स्टोर कर लेते हैं गेहूं, चना, दाल, चावल, बस वो कहाँ स्टोर करेंगे, उनके पास कोई स्टोर नहीं है। अभी सर जैसा कि आपने बताया कि मैंने 10 कप रखे हुए हैं, आपने बहुत अच्छा। सर हमारा समर्पण ग्रुप भी निरंतर पक्षियों के लिए दाना पानी के पात्र बनाते हैं हम लोग और वो लगाते हैं, और वो दाना पानी के पात्र हम कोशिश करते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ करने का, इन द सेंस कि हम जो होटलों में जो टीन के पीपे होते हैं वो खाली हो जाते हैं, उन खाली पीपों को काट कर और उनको व्यवस्थित करके फिर बनाते हैं। कोशिश हमारी भी वन्य जीवों को संरक्षित करने की है। जैसा कि आपने अभी देखा कि सर से बात की हमने, पक्षियों का होना क्यों जरूरी है। पक्षी हमारी कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं पक्षी हमारे कृषि में लगने वाले कीट पतंगों को भी नुकसान, कीट पतंगों से हमारी फसलों को भी बचाते हैं। पक्षी हमारी खेती में होने वाले केंचुए जैसे जीव हैं उनके बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं पक्षियों का आज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के कारण आज गौरैया जैसे छोटे जीव कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पर हैं। आज हमारा एक संदेश ये भी रहेगा, आप किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जैविक खाद का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरक के कारण कहीं ना कहीं आप अपने आर्थिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ तो मिल रहा है आपको, लेकिन आपकी कृषि जो है निरंतर इससे उर्वरक क्षमता जो है कृषि कम होती जा रही है, और उसे बचाए रखें ताकि आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी जमीन का भरपूर लाभ हो। ऐसा नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी ना छोड़ें और बंजर। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भदौरिया समर्पण ग्रुप की ओर से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने जैसा देखा कि हमारे इस कॉन्सेप्ट का बेस है अनुभवों से सीखें। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम ऐसे ही अनुभवी व्यक्तियों के साथ निरंतर मिल रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामकिशोर चौरे जी, जो रिटायर्ड डीएफओ हैं, और मैं आप सभी की ओर से रामकिशोर चौरे जी का स्वागत करता हूं। सर स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर आज हम यहाँ पर जो हमारा ये संदर्भ है, जो एपिसोड हमारे चलते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है अनुभवों से सीखें सफलता के गुण। इसी कड़ी में आज हम वन्य जीव संरक्षण में नागरिकों और छात्रों की भूमिका पर चर्चा करने वाले। इस चर्चा के मूल वक्ता हैं रामकिशोर चौरे जी, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले रामकिशोर चौरे जी से पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी फील्ड हैं लाइफ में, लोगों को कैरियर के लिए बहुत सारी फील्ड होती हैं। कोई बैंक में जाना पसंद करता है, कोई रेलवे में जाना पसंद करता है। क्योंकि जिस समय मेरे हिसाब से आपका दौर रहा होगा उस समय रेलवे सबसे चरम पर रहा, लेकिन आपने फिर भी फॉरेस्ट की फील्ड को ही क्यों पसंद किया? जी सर। मैं कि जंगल के किनारे गांव का निवासी, अथोटा का, वहां जंगल लगा हुआ है और बड़ा अच्छा, चूंकि हम लोग देखते थे, वहां जाते थे, बड़ा हरा भरा लगता था। और पिताजी हमारे चूंकि कृषक रहे हैं, तो कृषक होने के नाते जंगलों में जलाऊ लेने जाते थे, बांस लेने जाते थे बैलगाड़ी उस जमाने में। तो उनने अपनी एक पीड़ा बताए थे। वो पीड़ा ये बताए थे कि ये वन विभाग वाले चेकिंग में तंग करते हैं। तो तभी से मेरे दिमाग में रहा है कि तो वनों में हरियाली अच्छी हो, और ये जो किसानों को तंग करते हैं कर्मचारी, तो उनको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ऐसा मैंने संकल्प लेके वन विभाग। मतलब आपके कहने का मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं लोगों की जो ग्रामीण कृषक हैं, छोटे किसान हैं, उनकी समस्याओं ने आपको ज्यादा प्रभावित किया। बिल्कुल सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वन विभाग में बच्चा जॉब करना चाहता है, पेरेंट्स का भी बहुत सारी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा भी वन विभाग की ओर जाए और वन विभाग में जॉब करे, लेकिन कहीं ना कहीं भले ही आज कंप्यूटर का युग है, सोशल मीडिया का जमाना है, कंप्यूटर का युग है, लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी विद्यार्थी जानकारी में पीछे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। क्या ये कुछ हद तक सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ये लोगों को जानकारी का अभाव है।
ऐसे में बताना चाहूंगा कि विभिन्न पद होते हैं वन विभाग में। उन विभिन्न पदों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी रहते हैं। वो यदि जानकारी उनको हो, और मैं तो सामान्यतः बच्चों को जानकारी देते रहता हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा इसी कार्यक्रम में कि जब भी हम लोगों का एक अनुभूति कार्यक्रम होता है, वन विभाग एक अनुभूति कार्यक्रम कराता है 16 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक। तो वो स्कूली बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूली बच्चों को जंगल ले जाते हैं, और वहां पर हम उनको वनों का भ्रमण कराते हैं, जंगल से अवगत कराते हैं, पर्यावरण से अवगत कराते हैं, वनों के लाभ से अवगत करा के जो विभिन्न पद हैं, विभिन्न पदों की जानकारियां देते हैं। उन पदों पर उनको कैसे जाना, कैसे भर्ती होना, प्रक्रिया क्या है, वो भी समझाई। अच्छा सर, जब आप जिस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन किए थे, तो उस ज्वाइनिंग के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या समस्याएं आई थी, क्या चुनौतियां आई थी आपके सामने? थोड़ा इसकी ओर प्रकाश डालें। ज्वाइन करने में तो कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि अब मैं जबलपुर जैसे कॉलेज में पढ़ा था और हॉस्टल में रहा था। हॉस्टल रहने से बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। वहाँ का जो कॉन्फिडेंस था हमारा हॉस्टल का, उसको हमको लाभ मिला कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा लाभ मिला। और जहाँ तक पैदल चाल होती है उसमें 24 किलोमीटर 4 घंटे में, उसमें भी कई बच्चे कर नहीं पाते उसको, परंतु चूंकि हम किसान के बेटे हैं तो मजबूत शुरू से रहे, उसका भी लाभ मिला। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, एक कोई आप यदि खाद्य श्रृंखला जो है जिसको अपन चेन बोलते हैं, फूड चेन, यदि साइकिल से अपन स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, चेन का एक कली टूट जाए, साइकिल कैसे चले? वो चेन बरकरार रहना बहुत जरूरी है। यदि अपन समझ लें कि हमारे पृथ्वी से शेर खत्म हो जाए तो उसका दुष्परिणाम होगा। क्या होगा? शाकाहारी वन प्राणी बहुत बढ़ जाएंगे। शाकाहारी वन प्राणी जब बहुत बढ़ जाएंगे वो जंगल में चरेंगे। इसके बाद में जब वहां पे बढ़ेंगे वो, तो हमारे फसलों में को भी चरेंगे, वो हमारे खेतों में आएंगे, तो वो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वन्य प्राणियों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। खाद्य श्रृंखला को हमको मेंटेन करना होगा। सर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि वन्यजीव संरक्षण में, ये तो आपने जो बात की कि वन्यजीव संरक्षण क्या है ये पूरी बताई, लेकिन जो फॉरेस्ट विभाग है वो निरंतर इसके लिए काम कर रहा है। जैसा कि सारे अधिकारी कर्मचारी निरंतर वन्यजीव संरक्षण में काम कर रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन आम नागरिक वन्यजीव संरक्षण में अपनी भूमिका किस प्रकार दे सकता है? देखिए क्या होता है कि अपने गांव लगे हुए हैं, जिन लोगों के गांव लगे हैं, उनकी फसलें वहां पर हैं, तो वो उनको अपन समझाइश देते रहते हैं कि देखिए, जो जैसे खाद्य श्रृंखला की बात किया ना मैंने, कि खाद्य श्रृंखला मेंटेन रखेंगे ठीक है, यदि मेंटेन नहीं रखेंगे, वन प्राणियों को अपन नहीं बचाएंगे, तो ये पूरा फूड चेन अपना जो है वो टूट जाएगी। उससे हम जीत पाएंगे, हमको खाद्यान्न नहीं मिलेगा, हमको जो झाड़ पेड़ है वो वन प्राणी ज्यादा बढ़ जाएंगे शाकाहारी, तो हम शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? फिर हम जब झाड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है वन, तो उसके उसका मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो वो गांव वाले बहुत मानते हैं और वो भी वन प्राणियों संरक्षण में बहुत अच्छा सहयोग। सर, मेरा एक प्रश्न और है, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो किस प्रकार वन्यजीव संरक्षण में अपनी भूमिका दे सकती है, किस प्रकार सहयोग कर सकती है ताकि वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके? मध्य प्रदेश शासन का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूली बच्चे और विशेषकर सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनको 16 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक ले जाते हैं, जंगलों का सैर कराते हैं। सुबह उनको ले जाते, पहले से ही व्यवस्था हो जाती है, वहाँ के प्राचार्य से, शिक्षकों से पहले चर्चा हो जाती है, और उनको बसों की व्यवस्था करता है वन विभाग। बस की व्यवस्था करके उनको सुबह ले जाते हैं, सुबह सुबह 7 साढ़े 7 वहां जंगल ले गए, वहां बढ़िया उनको नाश्ता कराएंगे और वनों का पैदल भ्रमण कराते हैं, दिखाते हैं। और उसमें हम जैसे जो अनुभवी लोग रहते हैं, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, एनजीओ हैं, वो लोग उनको प्रेरणा देते हैं, समझाइश देते हैं कि वन क्या है, पर्यावरण क्या है, वन के क्या लाभ है, वन खत्म हो जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वन्य प्राणी क्या है, ये पूरा खुश होते हैं। जैसे इटारसी में वन परिक्षेत्र अधिकारी है, रेंज अफसर, होशंगाबाद में उपमंडलाधिकारी हैं, उपमंडलाधिकारी हैं, वहां संपर्क करके और उनसे वहां पे बता दें कि हमारे इतने बच्चे जाने को इच्छुक हैं, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, तो बिल्कुल संविधान अनुसार वहां पे फिर बच्चों को वनों को ले जाएंगे। मतलब वो कैंप कितने दिन का होता है? और सुबह से शाम तक उस पर रुकवाना नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं 6वीं से 12वीं तक, सुबह ले जाते, पहले से तैयारी हो जाती है, वहाँ भोजन व्यवस्था वगैरह सब करवा देते हैं, नाश्ते की व्यवस्था सुबह बिल्कुल
और बच्चे 5 साढ़े 5 बजे घर से निकलते हैं, क्योंकि दूर भी जाना होता है, 50-60 किलोमीटर जाना होता है, तो बच्चों के दिन पहले बता दिया जाता है, वो सब तैयार रहते हैं और वो बच्चे बिल्कुल 5 साढ़े 5 बजे घर से निकले, अपने स्कूल में इकट्ठे हुए, वहां से जाके फिर दिन भर का प्रोग्राम है। सुबह 7 बजे जंगल पहुंच गए और शाम को बच्चों को 4:30-5 बजे वहां से फ्री कर देते हैं। इसमें बच्चे शाम को अंधेरे के पहले अपने घर बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे नहीं लगता कि अभी अपने शहर के प्राइवेट स्कूलों को इस विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है थोड़ा कि एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस होता है, एक्टिविटी की तरफ फोकस होता है, लेकिन वहाँ एक्टिविटी जो 4 दीवारी के अंदर है वही एक्टिविटी को फोकस करते हैं, स्कूल के बाहर की एक्टिविटी फोकस कम करते हैं। लेकिन जैसे एनसीसी में बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है कि अगर एक बार बच्चे को जंगल की तरफ ले जाया जाए तो बच्चा प्रकृति से भी जुड़ेगा और वन्य जीवों से भी जुड़ेगा, उनको देखेगा, महसूस करेगा, उनके बारे में समझेगा। और निश्चित ही आज जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ गाय की स्थिति बहुत दयनीय, आज की घटना है, मैंने देखा कि एक गाय बहुत बीमार थी लेकिन नहीं था। हाँ, कुछ लोग आए, उन्होंने उसको उपचार किया। तो आज ये स्थिति जो पन्नियां फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि हम उनको जीवों के संरक्षण के लिए इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तो प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वो चूंकि हमारे भविष्य के नागरिक होते हैं बच्चे, जब उनको जंगल ले जाते हैं अपन, तो उनको सब चीज बताई जाती है। ये देखो पौधा, छोटा पौधा, मध्यम पौधा, बड़ा पौधा, ये इनके क्या उपयोग हैं। सब में पहले उनको ये बताते हैं अपन कि देखिए शुद्ध हवा कहाँ से बनती है, ये वृक्ष वृक्ष हमको क्या क्या दे रहा है। तो वो जब वो एक आध बच्चा को एक चीज बताता है, हवा दे रहा है, दूसरा बच्चा बोलेगा ऑक्सीजन देता है, तीसरा बच्चा बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, चौथा बोलेगा छाया, पांचवा फल। ऐसा जब उनसे पूछते बच्चों से, उनसे बोलते बेटा इसको नोट करते जाना, तो एक वृक्ष 25-27 चीजें देता, वो कोई नहीं सोच सकता है। वो एक बच्चे को भी नहीं मालूम होता और अपन नहीं सोच सकते कि 25-27 चीजें एक वृक्ष देता है। और पर्यावरण और वर्षा, सबसे बड़ी बात बच्चे खुद बोलते हैं, वनों से वर्षा, काफी चीजें सामने आती है और उनका बिल्कुल आंखें खुल जाती है। वन इतनी चीजें देती है, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको भी। अच्छा, पर उनसे यही बोला जाता है बच्चों से, बेटा आप लोग यहाँ जो सीख के जा रहे हैं, अपने माता पिता को बताइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, जिससे कि प्रचार प्रसार हो इन चीजों का, उनको भी अच्छा लगे और जुड़ाव हो। वो बच्चे तो बिल्कुल जुड़ जाते हैं जो हम लोगों के साथ जंगल जाते हैं। और पूरे प्रदेश के बच्चे जो 2.5-3 लाख बच्चे हैं, हर साल अलग अलग बच्चे आते हैं। इस साल 2.5-3 लाख बच्चे आए, अगले साल दूसरे बच्चे आएंगे, इस टाइप के आते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा जुड़ाव होता है। सर, बहुत अच्छी चीज कि आपने एक बात कही कि बच्चों को ये बताते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते, तो वहीं पर एक छोटी सी चीज में आपको इस संदर्भ में अगर आप और प्रकाश डालेंगे बच्चों के लिए कि तुलसी का पौधा हम घर में क्यों लगाते हैं, हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, हम आंवले की पूजा क्यों करते हैं, अगर इस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो। देखिए, धार्मिक जुड़ाव होने के पूरे परिवार में बच्चों में चूंकि शुरू से मानसिकता बन जाए कि हम धार्मिक, वृक्ष धार्मिक है। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि हम जब सर्विस में भी थे तो किसी से भाई में बोलते थे कि आदिवासी भाई से बोला भाई ये पीपल का झाड़ बहुत जो है घेर रहा है, इसको अपन मार कर देते, मार मतलब काटने के लिए कर देते। बोले नहीं साहब जी, बोले इसको नहीं काटेंगे। बोले अपन क्यों, वृक्ष तो धर्म के नाम से जुड़ाव रहता है और वो इतनी छाया देता है। पीपल के वृक्ष में देखिए ना, पीपल बढ़ के झाड़ में इतने हजारों पक्षी बैठे रहते, उसके फल खाते हैं। तुलसी का वृक्ष वो केवल धार्मिक हमारी भावनाएं हैं जिससे कि हम पौधों को सुरक्षित करें, चाहे वो तुलसी हो, आम के झाड़ चूंकि फल का रूप है, पीपल का झाड़ धार्मिक स्वरूप है, बड़ का झाड़ धार्मिक स्वरूप है। इसी बहाने बच्चे सीखते हैं कि हमारा ये धार्मिक जुड़ाव इनसे है, पौधों से। वो तो बात की बात है कि फिर वो ऑक्सीजन भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखता है, परंतु धार्मिक जुड़ाव होने से बच्चों को वनों के वृक्षों के संरक्षण के लिए और वनों के संरक्षण के प्रति जुड़ाव होता है। देखिए, तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं, पीपल का पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है, वट वृक्ष के आसपास कभी सूखा नहीं पड़ सकता क्योंकि उसकी गहराई में होती है, आसपास कभी सूखा नहीं हो सकता। आंवले एक औषधीय पौधा है। तो निश्चित है आज हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं,
वन संरक्षण क्यों जरूरी है, वन जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो वही, अगर वन है, अगर वन नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं। ऑक्सीजन हमारा मुख्य आधार है, और इन्हीं सारी बातों को आज लेकर हम चर्चा कर रहे थे। वहीं पर एक छोटी बात और निकल कर आती है कि वन्य जीवों में, जैसे आज हम गौरैया दिवस मना रहे थे, अभी भारत में गौरैया दिवस मनाया गया। गौरैया के विषय में आप क्या? देखिए, बचपन से अपन देखते आ रहे हैं कि अपने घरों के आसपास गौरैया रहा करती थी, घोंसले बनाती थी, उसको कभी भगाते नहीं थे। हमने देखा, अपने जो माँ बाप हैं वो कहीं भी घर में, चूंकि उस जमाने में खपरे के मकान हुआ करते थे, स्लैब वाले मकान थे नहीं। जब से स्लैब वाले मकान हो गए हैं, उनको घर बनाने में, घोंसले बनाने में दिक्कत शुरू हो गई है। नहीं, खपरे के मकानों में लकड़ी जो लगी रहती थी, उसके बीच में वो गौरैया घोंसले बनाती थी, झाड़ पेड़ों बनाती थी। और हमको याद है, हमारे पिताजी बोलते थे, बेटा देखो, वो गौरैया जो है ना, उसके माँ बाप ने उसके लिए अनाज संगठित नहीं किया है। तो जो समा वगैरह रहता था, सुबह उठ के हमारे पिताजी छिड़का करते थे, डाला करते थे। उनके पूछते, क्यों बताइए? बोले, ये इनका खाना कौन देगा, हम नहीं देंगे। तो वो बिल्कुल 20, 25, 50 गौरैया वहां पे दौड़ के आती थी, उड़ के आती थी, और वो अनाज खाती थी। उन्हीं के पचनों पे आज हम भी चल रहे हैं। और मैंने भी अपने घर में 10 कप रखे हुए हैं पानी के, पीने के लिए, बरसात छोड़ के। बरसात में मिल जाता है। और मैंने एक डिब्बे में, छोटे डिब्बे में, मैं चावल तो नहीं, चावल वो खा नहीं पाती हैं, कनकी चावल के टुकड़े रहते हैं, वो रखता हूँ। और रोज एक मुट्ठी कनकी में वहां पे डाल देता हूँ। वो बढ़िया, आसपास से 20-25 गौरैया आती हैं, और खड़कोल आती हैं, कबूतर आते हैं। वो वहां पे उनको बढ़िया जाने सूखते हैं। बड़े अपन को आत्मिक शांति मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो अपने घर में स्टोर कर लेते हैं गेहूं, चना, दाल, चावल, बस वो कहाँ स्टोर करेंगे, उनके पास कोई स्टोर नहीं है। अभी सर, जैसा कि आपने बताया कि मैंने 10 कप रखे हुए हैं, आपने बहुत अच्छा। सर, हमारा समर्पण ग्रुप भी निरंतर पक्षियों के लिए दाना पानी के पात्र बनाते हैं हम लोग, और वो लगाते हैं। और वो दाना पानी के पात्र हम कोशिश करते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ करने का, इन द सेंस कि हम जो होटलों में जो टीन के पीपे होते हैं वो खाली हो जाते हैं, उन खाली पीपों को काट कर और उनको व्यवस्थित करके फिर बनाते हैं। कोशिश हमारी भी वन्य जीवों को संरक्षित करने की है। जैसा कि आपने अभी देखा कि सर से बात की हमने, पक्षियों का होना क्यों जरूरी है। पक्षी हमारी कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं पक्षी हमारे कृषि में लगने वाले कीट पतंगों को भी नुकसान, कीट पतंगों से हमारी फसलों को भी बचाते हैं। पक्षी हमारी खेती में होने वाले केंचुए जैसे जीव हैं, उनके बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं पक्षियों का आज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के कारण आज गौरैया जैसे छोटे जीव कहीं ना कहीं विलुप्त कगार पर हैं। आज हमारा एक संदेश ये भी रहेगा, आप किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जैविक खाद का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरक के कारण कहीं ना कहीं आप अपने आर्थिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ तो मिल रहा है आपको, लेकिन आपकी कृषि जो है निरंतर इससे उर्वरक क्षमता जो है कृषि कम होती जा रही है। और उसे बचाए रखें ताकि आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी जमीन का भरपूर लाभ हो। ऐसा नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी ना छोड़ें और बंजर। समर्पण ग्रुप के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें।